हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस की अपनी लास्ट वीडियो में हमने मराठा शक्ति के उदय के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने शिवाजी के बारे में पढ़ा था। शिवाजी की महत्वपूर्ण विजयों के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी उनकी विजय हुई, कौन कौन से किले उन्होंने जीते। आज की वीडियो में हम शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी शिवाजी की, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रॉबिन्सन ने शिवाजी के बारे में क्या कहा कि प्रायः सभी महान सेना नायकों की भांति शिवाजी एक महान शासक थे, क्योंकि यह वही गुण जो एक योग्य सेनापति पैदा करते हैं, एक सफल संगठनकर्ता तथा राजनीति के लिए भी वांछनीय है। शिवाजी ने अपने राज्य की जो श्रेष्ठतम प्रशासकीय व्यवस्था स्थापित की, वह इस बात की प्रमाण है कि शिवाजी केवल एक श्रेष्ठ योद्धा ही नहीं, बस सेनापति ही नहीं, बल्कि एक श्रेष्ठ व्यवस्थापक एवं सफल प्रशासक भी थे। ठीक है, तो रॉबिन्सन ने सिंपल सी बात है लास्ट की 3 लाइनों में क्या कहा है कि शिवाजी ने अपने राज्य की जो श्रेष्ठतम प्रशासकीय व्यवस्था स्थापित की, उस बात वो किस बात की प्रमाण देती है कि शिवाजी केवल एक श्रेष्ठ योद्धा ही नहीं थे, सेनापति ही नहीं थे, बल्कि एक श्रेष्ठ व्यवस्थापक एवं सफल प्रशासक भी थे। ठीक है, अब कैसे इन्होंने प्रशासन किया है, क्या क्या व्यवस्था की थी अपने शासन की, उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे पहले आता है केंद्रीय शासन। तो हम पहले जान लेते हैं केंद्रीय शासन और उसके विभिन्न अंग। ठीक है, कि केंद्रीय शासन कैसा था और उसके विभिन्न अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आता है आपका राजा। ठीक है, सबसे ऊपर राजा है। और राजा कौन थे या शासक कौन थे, तो शिवाजी थे। शिवाजी के हाथों में राज्य की सभी शक्तियां केंद्रित थीं। उन पर किसी का प्रतिबंध तथा नियंत्रण नहीं था। उनके आदेशों को सभी का पालन करना पड़ता था। शासन कार्य में राजा को सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों का मंडल था, जिसे अष्टप्रधान कहते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन है, तो राजा है, यानी कि शिवाजी हैं। शिवाजी के पास सारी शक्तियां थी। ठीक है, वो कुछ भी कर सकते थे। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता था, कोई उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता था। उनके आदेशों को सभी को मानना पड़ता था। ठीक है, चाहे कितना भी बड़ा मंत्री हो, सभी उसकी उनकी बातों को मानते थे। ठीक है, शासन कार्य में जो राजा था, उसे सहायता देने के लिए 8 मंत्रियों का एक मंडल था। ठीक है, जो राजा को सहायता प्रदान करेगा, यानी कि शिवाजी को सहायता प्रदान करेंगे। और उस मंडल को हम क्या कहते थे, तो अष्टप्रधान कहते थे। अष्टप्रधान के नाम से वो जो मंडल था वो फेमस था। और अष्टप्रधान के 8 मंत्री अगर लिखे थे। ठीक है, अब 8 मंत्री कौन कौन उसमें आते हैं अष्टप्रधान में, उनके बारे में जान लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए याद कर लेना इस चीज़ को। तो सबसे पहले आते हैं आपके पेशवा, जिसे हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या है, तो इनका मुख्य कार्य शासन की देखरेख करना तथा शांति की व्यवस्था करना है। ठीक है, अपने राज्य में शांति की व्यवस्था करना और शासन की देखरेख करना है। राजा की अनुपस्थिति में शासन का समस्त उत्तरदायित्व इसी पर था। ठीक है, अगर राजा अनुपस्थित है, कहीं बाहर गया हुआ है, तो उस जगह का जो देख रेख करेगा कौन करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो वो पेशवा की होगी, यानी कि प्रधानमंत्री की होगी। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है, तो शासन की देख रेख करना, शांति की व्यवस्था करना। अगर राजा नहीं है, तो शासन के जो समस्त उत्तरदायित्व है वो किस पर है, तो पेशवा यानी कि प्रधानमंत्री के ऊपर है। दूसरे अष्ट प्रधान में कौन आता है मंत्री, तो अमात्य आते हैं, जिन्हें हम लोग वित्त मंत्री के नाम से भी जान सकते हैं। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य क्या है कि राज्य के हिसाब किताब की जांच पड़ताल करना और राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखना। ठीक है, ये किसका कार्य है, तो अमात्य का कार्य है कि कितना कर किस चीज़ पर लगाना चाहिए। ठीक है, कितना कर कम कर देना चाहिए। तो ये सारा किस ऊपर डिपेंड करता है, तो अमात्य के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इनका मुख्य कार्य क्या है, तो राज्य के हिसाब किताब की जांच पड़ताल करना और राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा करना। तीसरे नंबर पर कौन आता है अष्ट प्रधान में, तो मंत्री आते हैं। मंत्री क्या करते हैं, तो यह शिवाजी के गृह प्रबंध के लिए उत्तरदायी था। दरबार के महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण यह रखता था। राजा के भोजन का प्रबंध भी यही करता था। ठीक है, तो मंत्री का कार्य क्या है कि जब शिवाजी अपने घर में होते हैं, ठीक है, तो उनके गृह प्रबंध के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मंत्री हैं। दरबार की जो महत्वपूर्ण घटना है उनका भी ब्यौरा ये रखते हैं। ठीक है, विवरण रखते हैं उस चीज़ का। और राजा का जो भोजन वगैरह है इसका भी प्रबंध कौन करते हैं, तो ये मंत्री करता है। अब चौथा कौन है अष्ट प्रधान में, तो सचिव आते हैं। ठीक है, सचिव क्या करता है, तो यह राजा के पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व वहन करता था। परगनों आदि की आमदनी का यह हिसाब किताब रखता है। ठीक है, तो राजा जो पत्र वगैरह भेजते हैं एक राजा से दूसरे राजा को, या एक राजा से एक दूसरे शासक को, किसी को भी पत्र वगैरह भेजना होता है, तो ये कार्य कौन करता है, तो सचिव करता है। ठीक है, और जो परगना होते हैं, जैसे कि आपको पता है जिला है आज के टाइम में, वैसे ही पहले परगना में डिवाइड हुआ करता था। तो जो परगनों से इनकम आती थी उसका भी लेखा जोखा या हिसाब किताब कौन रखता था, तो सचिव रखता था। अब 5वें नंबर पर आते हैं आपके अष्ट प्रधान में सुमंत, जिसे हम लोग विदेश मंत्री कह सकते हैं। यह शिवाजी को विदेशी मामलों तथा शत्रु से युद्ध व संधि के मामलों में परामर्श देता है। ठीक है, जो विदेशी मामले होते हैं कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ये सारी जानकारी कौन देता है, तो सुमंत देता है। ठीक है, शिवाजी को या जो भी शासक हैं। और क्या करता है, अगर किसी से युद्ध होता है या कोई संधि के लिए परामर्श देना होता है, तो ये कौन देता है, तो सुमंत देता है। ठीक है, 6 नंबर पर अष्ट प्रधान में आता है आपका सेनापति। सेनापति क्या करता है, तो सैन्य विभाग का यह प्रमुख अधिकारी है। सैनिकों की भर्ती, सेना के संगठन,
प्रशिक्षण, अनुशासन, लूटे गए धन का हिसाब किताब आदि सब किसके कार्य हैं? तो सेनापति के कार्य हैं। ठीक है, अगर कहीं पे युद्ध वगैरह करना है तो सेना की भर्ती कौन करेगा? सेनापति करेगा। सेना को जोड़ेगा कौन? सेनापति जोड़ेगा। सेना को प्रशिक्षण कौन देगा? तो सेनापति देगा। अनुशासन में कौन रखेगा? सेनापति रखेगा। और जो धन लूटा जाता है, ठीक है, जब युद्ध वगैरह होता है तो उसका हिसाब किताब भी कौन रखता है? तो सेनापति रखता है। फिर अष्टप्रधान में 7वें नंबर पर आते हैं आपके पंडित राव। राज के द्वारा दी गई धनराशि गरीबों में बांटना, दीन दुखियों की सहायता करना, रीति रिवाजों के लिए नियम बनाना, जाति पाति के झगड़ों का निर्णय करना इसके कार्य थे। ठीक है, तो पंडित राव क्या करता है? एक पहला कार्य ये करता है कि जो गरीब है उनमें जो धनराशि वगैरह राज बांटने के लिए कहता है तो उस धनराशि को बांटते हैं गरीबों में। ठीक है, ऊपर से जो दीन दुखी हैं उनके राज्य में उनकी सहायता करने का कार्य होता है पंडित राव का। जो रीति रिवाज बनाए जाते हैं उनके लिए नियम वगैरह कौन बनाता है? तो पंडित राव बनाता है। और जाति पाति से संबंधित जो झगड़े वगैरह होते थे उनका निर्णय भी पंडित राव ही करता था। ठीक है, तो ये सारे पंडित राव के कार्य हैं, ये भी अष्टप्रधान में आता है। फिर 8वें नंबर पर अष्टप्रधान में कौन आता है? तो न्यायाधीश। ठीक है, तो ये लास्ट जो मंत्री है जो राजा की सहायता करता है तो वो न्यायाधीश है। यह न्याय की व्यवस्था करता है, दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमों को सुनता था। ठीक है, तो न्यायाधीश का कार्य क्या है? तो आप जानते हैं न्यायाधीश का क्या कार्य होता है। तो न्याय की व्यवस्था करता है और फौजदारी और दीवानी दोनों प्रकार के जो मुकदमे होते हैं उन्हें सुनता है। ठीक है, चाहे वो मर्डर से संबंधित हो और चाहे चोरी वगैरह से संबंधित हो, तो ये सारे मामले यही निपटाता है न्यायाधीश। अब केंद्रीय शासन हमने देख लिया, अब हम प्रांतीय शासन की बात करेंगे कि प्रांतीय शासन कैसा था। ठीक है, प्रांतीय शासन में आप समझ सकते हैं कि राज्यों से मतलब है हमें। ठीक है, शिवाजी द्वारा अपने विशाल साम्राज्य को प्रशासन की दृष्टि से निम्न 4 भागों में बांटा गया था। आपको पता है शिवाजी का जो साम्राज्य था काफ़ी विशाल था, तो इन्होंने क्या किया? प्रशासन की दृष्टि से उसे क्या करा था? 4 भागों में बांट दिया था, क्योंकि अकेले तो नहीं शासन निपटा सकता सारा कि सारा का सब कुछ देख लेंगे, नहीं देख सकता, तो उसने अपने प्रशासन को 4 भागों में बांट दिया। जैसे हमने अपने देश को क्या करा? 29 राज्य 28 राज्यों में बांट रखा है। ठीक है, केंद्र शासित राज्यों में बांट रखा है। वैसे इसने अपने साम्राज्य को प्रशासन की दृष्टि से 4 भागों में बांट रखा था। सबसे पहले आता था आपका केंद्रीय प्रांत। तो केंद्रीय प्रांत में क्या था? ये शिवाजी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता था तथा इसे स्वराज कहलाता था। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? स्वराज कहते थे। और ये किसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में था? तो डायरेक्ट कंट्रोल में था। किसके? शिवाजी के। जो केंद्रीय प्रांत थे वो शिवाजी के डायरेक्ट कंट्रोल में थे और इसे स्वराज कहा जाता था। फिर आता है आपका उत्तरी प्रांत। ठीक है, उत्तरी प्रांत में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो इसमें उत्तरी बम्बई, कोंकण, दक्षिणी सूरत, बगलाना, पूर्णा का दक्षिणी पठार, डाग तथा कोली प्रदेश सम्मिलित थे। ठीक है, उत्तरी प्रांत में क्या क्या आता है? तो उत्तरी बम्बई, कोंकण, दक्षिणी सूरत, बगलाना, पूर्णा का दक्षिणी पठार, डाग तथा कोली जो प्रदेश थे वो सम्मिलित थे। आपको नाम थोड़े अजीब लग रहे होंगे क्योंकि महाराष्ट्र साइड के नाम है। ठीक है, फिर दक्षिणी प्रांत में क्या आता था? तो दक्षिणी प्रांत में दक्षिणी बम्बई, कोंकण, सावंतवाड़ी तथा उत्तरी कनारा से समुद्र तटीय क्षेत्र सम्मिलित थे इसमें। ठीक है, और दक्षिणी पूर्वी प्रांत जो फोर्थ है आपका, इसमें सतारा, कोल्हापुर, बेसगांव, धारवाड़ तथा कोयल के जो क्षेत्र थे वो सम्मिलित थे। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने 4 भागों में बांट रखा था अपने पूरे प्रांतीय प्रशासन को। ठीक है, जो प्रांतीय शासन था इसे 4 भागों में बांटा था। पहला केंद्रीय प्रांत जो डायरेक्ट कंट्रोल में था शिवाजी के, इसे स्वराज कहलाते थे। ठीक है, इसे स्वराज कहा जाता था। उत्तरी प्रांत, दक्षिणी प्रांत और दक्षिण पूर्वी प्रांत। ठीक है, ऐसे प्रांतीय प्रशासन था, इसे बांट रखा था। अब हमने प्रांतीय प्रशासन और केंद्रीय प्रशासन देख लिया। अब तीसरी चीज है सैन्य प्रबंध। ठीक है, सैन्य प्रबंध में क्या था कि शिवाजी की शक्ति का प्रधान स्रोत उसकी सेना थी। शिवाजी की सेना का प्रधान अंग अश्वारोहियों की सेना था। प्रथम बारगीर जिससे प्रत्यक्ष वेतनभोगी, राज की तरफ से युद्ध सामग्री इन्हें मिलती थी। दूसरे आते थे आपके सिलेबार जो युद्ध के लिए स्वयं शस्त्रों का प्रबंध करके लाते थे। उसके बाद पैदल सैनिकों को हम पायक कहलाते थे। ठीक है, उन्हें पायक कहा जाता था और इसका जो मुखिया था उसे नायक कहा जाता था। सैनिकों को नगद एवं जागीर के रूप में वेतन दिया जाता था। ठीक है, अगर हम सैन्य प्रबंध की बात करें कि सेना का प्रबंध कैसे किया जाता है, तो शिवाजी की जो शक्ति थी उसका जो प्रधान स्रोत था वो उसकी सेना थी। ठीक है, क्योंकि सेना की वजह से ये जीतते थे हर जगह, तो सेना जो थी वो इनकी शक्ति का प्रधान स्रोत थी। और शिवाजी की सेना का जो प्रधान अंग था वो क्या था? तो अश्वारोहियों की जो सेना थी। ठीक है, जो घोड़े वोड़े से चलते थे। ठीक है, अश्वारोहियों की जो सेना थी वो इनकी सेना का प्रधान अंग था। अब इसमें 2 प्रकार के सैनिक थे। पहले कहलाते थे आपके बारगीर। बारगीर कौन होते थे? जिन्हें राज्य की तरफ से युद्ध सामग्री दी जाती थी, जैसे जिससे भी ये लड़ते वगैरह थे। ठीक है, तलवार वगैरह या और भी कोई चीज़ युद्ध सामग्री जो यूज करते थे ये लोग, तो वो राज्य की तरफ से इन्हें दी जाती थी। इन्हें बारगीर कहा जाता था। और ये प्रत्यक्ष वेतन भोगी थे, मतलब डायरेक्ट इन्हें रुपये वगैरह मिलता रहता था। ये आप कह सकते हैं कि ये परमानेंट जो वो होते हैं ना सैनिक वगैरह, उनमें आते थे बारगीर। ठीक है, दूसरे आते थे आपके सिलेबार। सिलेबार की नियुक्ति तब की जाती थी जब हो सकता है कि अचानक कोई युद्ध आ गया और एकदम सैनिकों की भर्ती करनी है, तो सिलेबार की भर्ती की जाती थी। और इन्हें युद्ध सामग्री राज्य की तरफ से नहीं दी जाती थी। इनसे कहा जाता था कि अपनी तलवार वलवार खुद लेके आओ लड़ने के लिए। ठीक है, हम अपनी तरफ से नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आते थे आपके पैदल सैनिक। पैदल सैनिक जो थे उन्हें पायक कहा जाता था उस समय।
ठीक है, पायक किसे कहते हैं, तो पैदल सैनिकों को कहा जाता है। 1 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना। और इसका जो मुखिया होता था उसे नायक कहा जाता था। अगर हम वेतन की बात करें तो इन सैनिकों को या तो नगद वेतन दिया जाता था या कोई ना कोई जागीर दे दी जाती थी, जिससे ये अपना धन वगैरह निकालते रहते थे। ठीक है, तो इस रूप में इन्हें वेतन दिया जाता था। तो आज हमने केंद्रीय प्रशासन के बारे में पढ़ लिया, प्रांतीय प्रशासन के बारे में पढ़ लिया शिवाजी के, और जो सैन्य प्रबंध था उसके बारे में पढ़ लिया। और नेक्स्ट वीडियो में इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, और चीज़ें देखेंगे, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।